नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट घटाकर आधी कर दी है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट 1000 टन से घटाकर 500 टन कर दी गई है। सभी गेहूं व्यापारियों को अब सरकार के वीट स्टॉक लिमिट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और हर शुक्रवार को अपने स्टॉक की पोजीशन को अपडेट करना होगा। फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट गेहूं के स्टॉक पर कड़ी निगरानी रखेगा। आरबीआई के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने भी पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े ईपीएफ खातों में लेन देन करने से इनकार कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन सभी ईपीएफ अकाउंट्स में डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद करने का फैसला किया है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों को 23 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अकाउंट के साथ लिंक ईपीएफ अकाउंट में क्लेम निपटान करने से रोक दिया है। अगर आपका ईपीएफ खाता पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक है तो इसे जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए। पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक क्यों लगाई गई है, इसका जवाब खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया। दास ने कहा कि पेटीएम मामले में व्यवस्था के स्तर पर चिंता की कोई बात नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण की गई है। निगरानी स्तर पर कार्रवाई तभी की जाती है जब संबंधित इकाई जरूरी कदम नहीं उठाती है। पर्याप्त समय देने के बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी, इसलिए अब मजबूर होकर आरबीआई को कामकाज पर प्रतिबंध लगाने जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा। आरबीआई के लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रखने के फैसले से सबसे ज्यादा फायदा घर खरीदारों और निवेशकों को होगा। रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि इस कदम से ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा जागेगा, जिससे मांग को और गति मिलेगी। नारेडको ने कहा है कि स्थिर रेपो दर रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ाएगी, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्रेडाई का कहना है कि स्थिर रेपो दर से आवासीय खंड में पिछले वर्ष की गति इस साल भी जारी रहने में मदद मिलेगी। निकट भविष्य में होम लोन की ब्याज दर कम होने से घर खरीदारों की धारणा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। दिसंबर तिमाही में एलआईसी का शुद्ध लाभ 49% बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में एलआईसी को 6,334 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। शेयरों में आई हालिया तेजी के दम पर एलआईसी 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। शेयरों में 6% से ज्यादा का उछाल आने के बाद एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 6.99 लाख करोड़ रुपए हो गया। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए संसदीय समिति ने पेट्रोल पंपों को डिस्प्ले स्क्रीन पर ईंधन की मात्रा ठीक से दिखाने का सुझाव दिया है। समिति ने पाया कि तमाम सुधारों के बाद भी सटीक माप, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी, नियमित निरीक्षण की कमी, जटिल आपूर्ति श्रृंखला आदि जैसी कई चुनौतियों का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। इस चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहनों में एलएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की वकालत नीति आयोग ने की है। इसके लिए वाहन चालकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। एलएनजी ट्रक खरीदने के लिए एक मांग एग्रीगेटर कंपनी स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है। नीति आयोग ने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता ट्रक बाजार उत्सर्जन को कम करने और वृद्धि के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। इस बाजार के 2020 में 40 लाख ट्रक से बढ़कर 2050 तक लगभग 1.7 करोड़ ट्रक होने की संभावना है। अब आप ऑफलाइन लेन देन में ई-रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी पायलट परियोजना में ऑफलाइन लेन देन शुरू करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि डिजिटल रुपए यूजर सीमित इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रिटेल सीबीडीसी की शुरुआत की थी। इसने दिसंबर 2023 में एक दिन में 10 लाख लेन देन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज और अन्य शर्तें लिखित रूप में मिलेंगी। आरबीआई ने बैंकों के लिए ग्राहकों को ब्याज और अन्य शर्तों समेत मुख्य तथ्य विवरण यानी केएफएस देने को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को एक सरल और समझने में आसान प्रारूप में लोन एग्रीमेंट संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक केएफएस देना होगा।
सभी ब्याज लागत सहित लोन एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से ग्राहकों को सोच समझकर फैसला करने में जरूरी मदद मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट कब शुरू होगा, इसकी तारीख नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषित कर दी है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के आखिर तक परिचालन के लिए तैयार होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। सिंधिया ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 149 हो गई है। इस दौरान हवाई यात्रियों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। साल 2014 से पहले वार्षिक यात्रियों की संख्या 1 करोड़ हुआ करती थी, जो 2023 तक बढ़कर 15.20 करोड़ हो गई है। जयपुर के पास एक हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। जयपुर शहर 40 लाख से ज्यादा आबादी के साथ बढ़ते दबाव की समस्या से जूझ रहा है। प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनटेक और वित्तीय प्रबंध जैसे नए दौर की कंपनियों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन किए जाएंगे। साथ ही यहाँ विश्व स्तरीय शहर के अनुरूप लोगों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।